चलिए डिस्कस करते हैं कि प्रोसीजर्स एंड रिक्विसाइट्स क्या है एक वैलिड जनरल मीटिंग के। देखिए, मीटिंग को वैलिड तरीके से कंडक्ट करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है और कुछ रिक्विसाइट्स को। अब हम यहाँ पर वन बाय वन इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं समरी में बात करूँ तो 7 पॉइंट्स है। ठीक है, 7 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर अथॉरिटी। देखो, प्रॉपर अथॉरिटी क्या है कि एक जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। जो नोटिस होता है मीटिंग का वो उनकी अथॉरिटी में ही इशू किया जाएगा और ग्रांट यानी कि दिया जाएगा कहाँ पर? एक मीटिंग के अंदर, किसकी? बोर्ड की मीटिंग के अंदर। यानी कि एक सिंपल सी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा किसका? जनरल मीटिंग का, कि सो एंड सो डे पर हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नोटिस भी नहीं दिया जाए तो एक रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है सर्कुलेशन के थ्रू। देखिए, अब जो सिंगल डायरेक्टर है उसको पार नहीं है कि वो मीटिंग को कन्वीन करे। जो और सारे डायरेक्टर्स है वो मिलकर के इस पार को ओ करते हैं। ठीक है, जो सेक्रेटरी है कंपनी का उसके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है अनलेस एंड अनटिल जो डायरेक्टर्स है वो उसको ऐसा करने के लिए अलाउ करे। आगे देखिए, मीटिंग के केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अगर वो खुद ही अनलॉफुल है, जहाँ अनलॉफुल का मतलब जहाँ पे राइटफुल डायरेक्टर्स को मीटिंग अटेंड करने से रोका जा रहा है, ठीक है, तो फिर जो डिसीजन बोर्ड के द्वारा लिया गया होगा वो भी क्या होगा? अनलॉफुल ही माना जाएगा। ठीक है, जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग जो डिसीजन लिया जाएगा। आगे देखिए, वेयर हाउ एवर द मीटिंग एट विच डायरेक्टर्स डिसाइड टू कॉल अ जनरल मीटिंग इज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड। कहता है कि अगर कहीं पर मीटिंग जो कंडक्ट होने वाली है, जो ये मीटिंग कंडक्ट हुई है जिसके अंदर जनरल मीटिंग के लिए नोटिस पास होना है, वो अगर अच्छे से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, सपोज करो कि वहाँ पे कोरम पूरा नहीं था डायरेक्टर्स का, या फिर उनकी अपॉइंटमेंट या क्वालिफिकेशन में कुछ कमी थी, ठीक है, लेकिन बोर्ड ने जो एक्ट किया है वो बोनाफाइड किया है, यानी कि रियल ट्रू किया है अपने बिहाफ पे, तो वो जो जनरल मीटिंग है अगर रेजोल्यूशन के परसुएंस में बुलाई गई है तो वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा कि हाउएवर कुछ सर्कमस्टांसेस में जो ट्रिब्यूनल है या फिर जो रिक्विजिशनिस्ट है, ठीक है, वो भी मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है? नोटिस। तो बेटा यहाँ पे जो प्रॉपर अथॉरिटी वाला पहला पॉइंट है, सबसे पहली बात हमने क्या सीखी कि प्रॉपर अथॉरिटी मीटिंग को कंडक्ट करने की किसकी होती है? डायरेक्टर्स की। और उसके बाद डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर ये एक नोटिस या फिर रिजोल्यूशन, देखो N फॉर नोटिस, R फॉर रिजोल्यूशन पास किया जाएगा किसके रिगार्डिंग कि जनरल मीटिंग कब कंडक्ट होगी। ठीक है, और ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके करेंगे। ठीक है, ऑल सिंगल के हाथ में ये पार नहीं होगी। उसके अलावा जो कंपनी सेक्रेटरी रहेगा अनलेस एंड अनटिल डायरेक्टर्स उसको नहीं पूछेंगे तब तक वो ये काम नहीं कर सकता। फिर 2 पॉइंट हमारे याद रखिएगा अनलॉफुल से रिलेटेड थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नोटिस। अब देखिए, जो मीटिंग का नोटिस है वो दिया किसे जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या है? एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी के हर मेंबर को या फिर हर उस पर्सन को जो कि एंटाइटल्ड है शेयर के लिए। सपोज करो कोई हमारा एम्प्लॉय था, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई, अब उसको कंपनी में शेयर मिलना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो जो एम्प्लॉय है उसको भी नोटिस मिलेगा क्योंकि उसका शेयर है डेथ या इंसॉल्वेंसी के कॉन्सिक्वेंस में। ठीक है, आगे देखिए, ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब आगे ये भी समझो कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको नोटिस कब रिसीव होगा? ऑफ ओनली दैट जनरल मीटिंग जहाँ पर जो रिजोल्यूशन अगर पास होना है तो और वो एंटाइटल है वोट करने के लिए, यानी कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंटाइटल है किसी रिजोल्यूशन को लेकर के वोट करने के लिए तो उसी मीटिंग का नोटिस उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है उनके राइट्स को। ओके, और व्हेन द डिविडेंड्स आर इन एरियर्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए आगे देखिए, डिलाइबरेट ओमिशन है कि किसी को जानबूझ के नोटिस नहीं दिया गया है मीटिंग का, तो वो मीटिंग को क्या कर देगा? इनवैलिडेट कर देगा। हाउएवर अगर कोई एक्सीडेंटल ओमिशन है, गलती से भूल गए, या फिर जो मेंबर है उसने रिसीव नहीं किया, उसकी नॉन रिसीट है, ठीक है, तो ये चीज़ मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेगी। नॉन रिसीट ऑफ नोटिस अंडर नो सर्कमस्टांसेस इनवैलिडेट्स द होल्डिंग ऑफ द मीटिंग। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखिए इसके क्या थे, अभी हमने नोटिस को समझ लिया कि नोटिस किसको मिलेगा, इसके 4 पॉइंट्स थे वो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स इसके अंदर सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या है? लेंथ। चलिए लेंथ को डिस्कस करते हैं। देखो कहता है कि प्रॉपर राइटिंग जो नोटिस है वो प्रॉपर नोटिस जो है वो राइटिंग में होना चाहिए।
ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हर मेंबर को अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, आगे देखिए जो नोटिस है वो उस मेंबर को भी दिया जाए जिसने भले ही अपना नोटिस रिसीव करने का राइट जो है वो वेव कर दिया, छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये डिस्क्लोज किया जाएगा द पर्पस ऑफ विच द मीटिंग इज कॉल्ड, आप किस पर्पस के लिए मीटिंग बुला रहे हैं। इट मस्ट बी गिवन एटलीस्ट 21 क्लियर डेज, 21 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। कब से? मीटिंग की डेट से 21 दिन पहले। और जो 21 दिन का सर्कुलेशन है इसमें जिस दिन नोटिस रिसीव किया गया है और जिस दिन नोटिस की मीटिंग की डेट है, ये 2 डेट्स एक्सक्लूड रखी जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा जो गैप है 21 डेज़ का वो क्लियर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस नोटिस अगर बेटा पोस्ट से भेजा गया है तो पोस्ट करने के 48 आवर्स के बाद हम कंसिडर करेंगे कि नोटिस जो है मेंबर को रिसीव हो गया होगा। ठीक है, और इन केस अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया गया है नोटिस का तो हम ये मानेंगे जिस दिन एडवर्टीजमेंट वाला न्यूज़पेपर इशू हुआ है उस दिन के बाद से 21 दिन काउंट किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए जो आर्टिकल्स है वो 21 दिन से ज़्यादा का नोटिस अलाउ नहीं करते, बट 21 दिन से कम का 21 दिन से ज़्यादा का नोटिस अलाउड हो सकता है लेकिन 21 दिन से कम का अलाउड नहीं होगा। और जो जनरल मीटिंग है शॉर्टर नोटिस के साथ कंडक्ट करी जा सकती है अगर 95% मेंबर्स जो वहाँ वोट करने के लिए एंटाइटल्ड है वो अलाउ करते हैं। तो आगे देखिए सर्विस ऑफ नोटिस। सर्विस ऑफ नोटिस की बात करें तो जो कंपनी है वो सर्व करेगी नोटिस ऑन मेंबर्स, आइदर पर्सनली भी दे सकती है, पोस्ट से भी, या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करा के भी। ये प्रॉपर्ली एड्रेस होना चाहिए। जो सर्विस है नोटिस की वो कब कंप्लीट मानी जाएगी? जिस दिन एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में अपीयर होगी। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की को एडवर्टाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फैक्ट ज़रूर वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में दिया जाए कि पोस्ट के थ्रू मेंबर्स को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेज दी गई है। इन केस अगर जॉइंट होल्डिंग है शेयर्स की, मान लीजिए एक शेयर मिलकर के 2 जने होल्ड करते हैं, तो जिसका फर्स्ट नेम होगा उसको वो नोटिस रिसीव करने का राइट होगा। ठीक है, और व्हेन द मीटिंग इज एडजर्न फॉर 30 डेज और मोर, जब मीटिंग 30 दिन या उससे ज़्यादा के लिए एडजर्न हो जाएगी और वहाँ पर कोई नया बिजनेस भी डिस्कस करना है, दोनों बातें समझिएगा, एक तो 30 डेज के लिए एडजर्न हुई है या फिर उससे ज़्यादा के लिए, और उसमें एक नया बिजनेस भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो वहाँ पर एडजर्न मीटिंग के लिए एक फ्रेश नोटिस दिया जाएगा, पुराने नोटिस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पॉइंट भी कर चुके हैं, सर्विस की, किसको सर्व किया जाएगा? मेंबर्स को सर्व किया जाएगा। पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं और न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ की जब हमने बात करी थी तो हमने पढ़ा 21 दिन पहले दिया जाएगा। आगे देखिए कंटेंट्स क्या रहेंगे नोटिस के। जो नोटिस है मस्ट कंटेन इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जैसे कि नेम होना चाहिए मीटिंग का, प्लेस, डे, आर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए। जो एजीएम है वो वर्किंग डे पे और बिजनेस आवर्स के टाइम पर कंडक्ट होनी चाहिए। लेकिन जो मीटिंग अच्छा ये देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि बिजनेस आवर्स क्या काउंट होते हैं मीटिंग के लिए, 9 to 6। अब ये मीटिंग जो है इस टाइम पे कंडक्ट होनी चाहिए लेकिन इससे ज़्यादा एक्सीड कर सकती है। सपोज कीजिए मीटिंग 6 बजे तक ख़त्म नहीं हुई तो इट कैन बी मूव टू 8, 9 इस तरह से। ठीक है, बट द मीटिंग में कंटिन्यू बियॉन्ड द बिजनेस आवर्स। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स है दैट इज ईजीएम, तो वो कब हो सकती है? कैन हेल्ड ऑन एनी डे, हॉलीडे के दिन भी की जा सकती है, जैसे कि संडे को भी कंडक्ट कर सकते हैं। एंड नॉट नेसेसरली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ज़रूरी भी नहीं है कि 9 to 6 ही हो। ठीक है, आगे समझिए नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कंडक्टेड एट दी मीटिंग। मीटिंग के अंदर किस तरह का बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा? बिजनेस कंडक्ट करने का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग से, कि हम किस चीज़ को क्या मुद्दा है मीटिंग का। ओके, अब देखिए जनरल बिजनेस भी हो सकता है और स्पेशल बिजनेस भी हो सकता है। जनरल बिजनेस के पॉइंट्स बहुत ही ईजी है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अपने एनुअल अकाउंट्स को कंसिडर करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है रिटायरिंग डायरेक्टर्स के प्लेस पे, या फिर अपॉइंट और फिक्स करना है ऑडिटर्स को उनका रेम्यूनरेशन। इस तरह की चीज़ें जो है जनरल बिजनेस में डिस्कस की जाती है। आगे देखिए स्पेशल बिजनेस में क्या है कि कोई भी बिजनेस अदर देन जो एजीएम में होता है और बाकी जितने भी बिजनेसेस है वो सारे कौन से बिजनेस रहेंगे? स्पेशल बिजनेस। और जो स्पेशल बिजनेस है वो जनरल मीटिंग में ट्रांजेक्ट होगा तो उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी मटेरियल फैक्ट्स के साथ वहाँ पे मेंबर्स को दी जाएगी। ठीक है, नोटिस और एक कहते हैं कि उसके अंदर
सारी चीज़ें जो भी स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड आइटम्स है वो सब उसके साथ अटैच, एनेक्स मतलब अटैच किए जाएंगे। आगे देखिए एजेंडा को डिस्कस करते हैं। एजेंडा क्या होता है, एक तरह का कि काम को किस किस सीक्वेंस में करना है। बेसिकली हम सीक्वेंस को ही एजेंडा कहते हैं। तो मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा, सपोज करिए कि मीटिंग का एजेंडा ऐसे रहता है कि सबसे पहले सबकी अटेंडेंस ली गई, कि जितने शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनको वोट करने का राइट है, वो सब वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई मीटिंग को स्टार्ट करेगा तो ग्रीट, जो एक ओपनिंग सेरेमनी कह लो मीटिंग की, इस तरह से वो उसको स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद मीटिंग का जो बिजनेस जो ट्रांजेक्ट होना है उसका एक ओवरव्यू रखा जाएगा। सपोज करो कोई प्रेजेंटेशन है किसी तरह की, फिर सारे मेंबर्स का वोट लिया जाएगा, फिर थैंक यू नोट के साथ मीटिंग को एंड किया जाएगा। तो बेसिकली इस चीज़ को हम एजेंडा कहते हैं। तो एजेंडा क्या है, वो हमें गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें बिजनेस को कैसे डिस्कस करना है और मीटिंग को कैसे ट्रांजैक्ट करना है। अब आगे देखिए, बिजनेस को कैसे ट्रांजैक्ट करना है मीटिंग में। और आगे ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है जो कि वेरियस आइटम्स के लिए बताता है कि कैसे कैसे कंडक्ट होना है डिस्कशन। और यहाँ पे जो सीक्वेंस है शुड नॉट बी चेंज अनलेस एग्रीड टू बाय द प्रेजेंट मेंबर्स। जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होगा, अगर प्रेजेंट मेंबर्स अलाउ करते तो इट कैन बी हैपन। सो जो रूटीन आइटम्स हैं उनको पहले शेल बी पुट फर्स्ट, ठीक है। और जो डिबेटेबल आइटम्स हैं उनको लेटर ऑन डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जो सिमिलर आइटम्स होते हैं उनको एक दूसरे के क्लोजर पे रखा जाता है। एजेंडा जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, सेक्रेटरी किसकी कंसल्टेशन में, चेयरमैन की कंसल्टेशन में, और जो एमडी की कंसल्टेशन में, ठीक है। जो एजेंडा है वो क्लियर और कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि एजेंडा क्या है, सीसी क्रीम, क्लियर एंड कंप्लीट। जो कंपनी है मे बी रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रांजेक्टिंग दैट बिजनेस विच इज नॉट मेंशन इन दी एजेंडा। अब यहाँ पे देखो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी को रोका जा सकता है किसी इस तरह के बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने से जो कि एजेंडा में मेंशन नहीं किया गया था। चलिए अब यहाँ पे हमने इसके कंटेंट्स को भी समझ लिया। इसमें हमने 2 पॉइंट बेसिकली पढ़े कि पहले मीटिंग का आर, प्लेस, डे एंड ऑल। उसके बाद हमने सेकंड में ये पढ़ा कि नेचर क्या होता है बिजनेस का, जनरल है या स्पेशल है। और उसके बाद साथ साथ हमारा तीसरा, इसी में हमने एजेंडा को भी समझा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्लेस ऑफ मीटिंग। देखो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब वीडियो पार्ट 1 में, कि जो मीटिंग का प्लेस है वो क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी ऐसी लोकेशन पे, लेकिन वो सेम सिटी के अंदर होनी चाहिए जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। अब यहाँ पे समझते हैं, चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि एजीएम की जो मीटिंग होनी है ये कहाँ पे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर किसी सेम सिटी के अंदर किसी और प्लेस पर, टाउन, विलेज, ठीक है, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। हाउएवर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके पास पावर है कि वो ग्रांट कर सकती है कंपनी को इस प्रोविजन से एग्जाम्पशन, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी एजीएम को कहाँ कर सकती है, अब मैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा बात किसकी करी गई है, प्राइवेट कंपनी की, ठीक है। यहाँ पे ये फिक्स कर सकती है प्लेस मीटिंग का अपने आर्टिकल्स के थ्रू, ये एओए के थ्रू। और जो इट हैज़ फिक्स द प्लेस ऑफ मीटिंग बाय रिजोल्यूशन एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स, यानी कि अगर सारे मेंबर्स मिलकर एग्री करते हैं तो रिजोल्यूशन के थ्रू ये कोई प्लेस फिक्स भी कर सकते हैं मीटिंग के लिए। अदर जनरल मीटिंग्स की बात करूँ तो देर इज़ नो सच प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट विच रिक्वायर्स दैट जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग्स मस्ट बी हेल्ड एट सम पर्टिकुलर प्लेस। तो ये इट इज़ देयर फोर फॉलो करता है कि जो जनरल मीटिंग्स है कैन बी हेल्ड एंड सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक प्रोविजन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, अगर कहीं और हम कंडक्ट कर रहे हैं तो। हाउएवर जो डायरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही रीजनेबली एक्ट करना चाहिए मीटिंग का टाइम और प्लेस डिस्कस करते हुए, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि हमारी एक मेन चीज़ क्या लेनी चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर सके। चलिए अब समझते हैं कॉरम का मतलब क्या होता है। देखिए किसी भी वैलिड मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए या फिर किसी भी तरह के बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होता है वो क्या कहलाता है, कोरम, कि इतने मेंबर्स वहाँ पे एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। कोई भी मीटिंग कोरम के बिना वैलिड नहीं मानी जाएगी, या फिर अगर किसी भी तरह का रिजोल्यूशन पास किया जाता है तो वो भी इनवैलिड होगा विदाउट कोरम। अब आगे देखिए, अनलेस अगर हमारे आर्टिकल्स जो है वो एक लार्जर नंबर प्रोवाइड करते हैं कोरम के लिए, तो लार्जर तो वायबल है, ठीक है, आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। एक पब्लिक कंपनी के केस में देखिए 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1000 है, ठीक है। और फिर आगे देखिए, अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो है 1000 से 5000,
तो वहाँ पे एटलीस्ट 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। या फिर अगर कंपनी के मेंबर्स 5000 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स भी पर्सनली प्रेजेंट होकर के उनका 2 मेंबर्स का पर्सनली प्रेजेंट होना क्वारम कंसिडर किया जाता है, वही क्वारम होंगे। आगे देखिए, अगर क्वारम में प्रेजेंट नहीं होते मेंबर्स हाफ एन आवर में, जब से जो टाइम अपॉइंट किया गया है मीटिंग के लिए, सपोज कीजिए मीटिंग का टाइम 1 बजे का था, अब 1 बजे के टाइम के भी हाफ एन आवर लेटर यानी कि 1:30 तक भी जो यहाँ पे जो क्वारम है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो मीटिंग को क्या करा जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा टू द सेम डे। सेम डे यानी कि देखिए आज सपोज कीजिए वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे को सेम प्लेस पे सेम टाइम पे मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली जो किसी अदर डेट पे या फिर किसी अदर टाइम पे भी कंडक्ट किया जा सकता है। जो मीटिंग है वो अगर रिक्विजिशनिस्ट के द्वारा बुलाई गई है, दैट इज़ EGM, तो वो तो स्टैंड कैंसिल, वो कैंसिल मानी जाएगी। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अडजर्न्ड मीटिंग और ऑफ चेंज ऑफ डे। देखिए अडजर्न मीटिंग के केस में या फिर डे के चेंज होने में, टाइम प्लेस के चेंज होने में, जो क्लॉज ए है, यानी कि मैं इस क्लॉज की बात कर रही हूँ, देखिए ये वाला क्लॉज ए है ना हमारा, इस क्लॉज की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो अब नेक्स्ट मीटिंग का नोटिस होगा वो एटलीस्ट 3 डेज बिफोर क्या दिया जाएगा, इंडिविजुअल मेंबर्स को इंडिविजुअली दिया जाएगा, पर्सनली दे सकते हैं या फिर उसको पब्लिश करा सकते हैं किसी एडवर्टीजमेंट में जो वहीं पे सर्कुलेट होता हो उस पर्टिकुलर जहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक, आगे देखिए, अगर जो एडजर्न मीटिंग है वहाँ पर भी क्वारम प्रेजेंट नहीं होती है हाफ एन आवर के अंदर, तो जो लोग प्रेजेंट होंगे वही क्वारम कंसिडर कर लिए जाएंगे। ओके, आगे देखिए, कैन अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। अब आपको याद आना चाहिए, जब हमने पहले डिस्कस किया था AGM और EGM को जब ट्रिब्यूनल के थ्रू बुलाई जाएगी, तब मैंने आपको पढ़ाया भी था कि एक सिंगल मेंबर भी या तो फिजिकली प्रेजेंट होकर के या फिर प्रॉक्सी के थ्रू भी मीटिंग कंसिडर की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो सिंगल मेंबर है क्वोरम को फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है, एज ए सिंगल मेंबर कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, सिंगल मेंबर मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। ये प्राइमा फेसी है कि मीन्स कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर देन 2 अदर पर्सन्स। जो कंपनीज एक्ट है वो एक्सप्रेशन जो यूज़ करते हैं मेंबर्स को, ये क्या शो करते हैं, दैट मोर देन 1 अदर मेंबर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एट दी मीटिंग्स। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि ये तो लॉ ने इन जनरल हमें समझाया कि क्वोरम फॉर्म करने के लिए सिंगल मेंबर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन उसने खुद ही क्या करा, हमें एक्सेप्शन दे दी इससे रिलेटेड। देखिए कि हाउ एवर इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस के अंदर जो सिंगल मेंबर है वो उसके ही थ्रू मीटिंग को मीटिंग मानी जाएगी। देखो किस केस में, या तो ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट कॉल करा है या डायरेक्ट करा है जनरल मीटिंग के लिए, और इसके पास अथॉरिटी है कि वो डायरेक्ट कर सकता है एक मेंबर को, या कि वो खुद से फिजिकली प्रेजेंट रहेगी या फिर प्रॉक्सी की तरह एक वैलिड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि जहाँ पर क्लास ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स एक ही पर्सन है। देखिए इसका एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज कीजिए कंपनी है KBC लिमिटेड, KBC लिमिटेड के पास 100 प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 भी छोड़ो 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है, और वो 1000 एक ही पर्सन ने खरीद रखे हैं। तो अब बताओ प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हुआ, ओनली 1। तो वो उस केस में एक पर्सन रह करके रिजोल्यूशन को पास कर सकता है, साइन कर सकता है, और मीटिंग कॉन्स्टिट्यूटेड मानी जाएगी। आगे देखिए, एट व्हाट टाइम कोरम मस्ट बी प्रेजेंट, कब प्रेजेंट होनी चाहिए, कोरम मस्ट बी प्रेजेंट द टाइम व्हेन द मीटिंग बिगिंस, जब मीटिंग शुरू होती है, एंड प्रोसीड्स टू टेक अप द बिजनेस, जब बिजनेस वहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, ट्रांजैक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि वो थ्रू आउट पूरा टाइम रहे, ठीक है, और या फिर सिर्फ उस टाइम रहे जब वोट्स लिए जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। 10 जब एक बार मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है तो जो पार्टीज़ है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो ऐसे ही मन मर्जी के साथ अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि इससे क्या होगा, जो सब्सिक्वेंट कोरम है वो क्या हो जाएगी, सब्सिक्वेंट कोरम ब्रेक हो जाएगी, और जो मीटिंग है वो क्या हो जाएगी, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रेजेंट कब होने चाहिए, जब मीटिंग बिगिन हो रही है और प्रोसीड्स टू टेक, जब बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, इन केस अगर जो कंपनी है वो खुद किसी की मेंबर है,
पहले देखो इसको ही समझाने के लिए हम यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ABC लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है, और XYZ लिमिटेड दूसरी कंपनी है। XYZ लिमिटेड ने ABC लिमिटेड के 100 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच खरीद रखे हैं, यानी कि 10,000 के शेयर्स इसने परचेज कर रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इसने इसके शेयर्स खरीदे तो ये इसकी क्या बन गई, मेंबर बन गई। ओके, अब आगे देखिए, जब जनरल मीटिंग होगी तो बीइंग अ मेंबर XYZ लिमिटेड भी इसकी मीटिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि भाई कंपनी है। अब ये तो नहीं कि पूरी कंपनी के 100 के 100 एम्प्लॉय उठ करके यहाँ आ जाएंगे, नहीं, कंपनी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकती है जो रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को। अब सपोज कीजिए कंपनी ने मिस्टर आर को वहाँ पे भेजा। अब मिस्टर यहाँ पे अभी इतना एग्जांपल समझिएगा कि मिस्टर आर जो है वो एज अ मेंबर इलेक्ट होकर के वहाँ पर आए हैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने। अब आगे देखिए कि सपोज कीजिए कुछ और कंपनीज भी हैं, PQR लिमिटेड हो गई और एक दो कंपनी और हो गई, ठीक। अब यहाँ इस केस में क्या होगा, जो मिस्टर आर है सिंगल पर्सन, और इन्होंने भी ABC लिमिटेड के शेयर्स खरीद रखे हैं, ये तीनों मेंबर है, और मिस्टर आर भी तीनों कंपनी में है। तो इस केस में जो मिस्टर आर है उसे हर कंपनी से एक एक बंदा कंसिडर किया जाएगा, यानी कि मिस्टर आर 4 पर्सन कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ये अगर कोई शेयर ऐसा है जो कि X और Y मिलकर के होल्ड करते हैं, तो इस मीटिंग के अंदर भले X प्रेजेंट हो, Y प्रेजेंट हो या फिर दोनों ही प्रेजेंट हो, हम इन्हें एक ही पर्सन काउंट करेंगे, यानी कि X और Y का एक ही पर्सन काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका थ्योरेटिकल अप्रोच भी देख लेते हैं कि इन केस ऑफ अ कंपनी, जहाँ पर इन केस ऑफ अ कंपनी विच इज़ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, तो रिजोल्यूशन के थ्रू जो बोर्ड है वो ऑथराइज कर सकता है किसी पर्सन को जो उसको ठीक लगे कि वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग को अटेंड कर सकता है अदर कंपनी में, और उस पर्सन को पर्सनली वहाँ पे प्रेजेंट कंसिडर किया जाएगा कॉरम के पर्पज़ के लिए। और इन केस जो अगर सेम पर्सन रिप्रेजेंट कर सकता है मोर देन वन कंपनी जहाँ पे वो मेंबर है, और जो उसकी प्रेजेंस है वो काउंटेड होगी एज 2 और मोर मेंबर्स एज द केस मे बी फॉर द पर्पस ऑफ कॉरम, यानी कि कॉरम के पर्पज़ के लिए। इन केस 2 or more persons are joint holders of shares in a company, तो 1 or more of them will be counted as one member for the purpose of the quorum, यानी कि सेकेंड वाला केस, ठीक है। अ quorum is presumed unless it is questioned at the meeting। हम अगर देखो मीटिंग में किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है, ठीक है, या फिर जो रिकॉर्ड है वो भी शो नहीं करते कि भाई कॉरम में कोई बंदा प्रेजेंट नहीं था, तो कॉरम को हम प्रीज्यूम करके चलेंगे कि कॉरम फुली फॉर्म्ड था, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं चेयरमैन। देखिए, एक जो जनरल मीटिंग होती है किसी भी कंपनी की, वो प्रिसाइड की जाती है चेयरमैन के द्वारा, यानी कि चेयरमैन उसका नेतृत्व करता है और वो कंट्रोल और रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है कि मीटिंग के अंदर जो बिजनेसेस है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो, और जो वो डिसाइड करता है सारे इंसिडेंटल क्वेश्चंस जो कि मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के टाइम पे अराइज हो सकते हैं। जो चेयरमैन है वो बोनाफाइड एक्ट करे, यानी कि ट्रू और रियल एक्ट करे अनबायस तरीके से कंपनी के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में। जो आर्टिकल्स है वो ज़्यादातर प्रोवाइड करते ही हैं कि किस मोड में चेयरमैन को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आर्टिकल्स ऐसा प्रोवाइड नहीं करते हैं तो अदरवाइज जो मेंबर्स होंगे मीटिंग के अंदर वो पर्सनली अपने उन सब में से ही किसी एक को इलेक्ट कर लेंगे एज अ चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड्स। देखिए, शो ऑफ हैंड्स के बाद जो चेयरमैन इलेक्ट होगा, अगर उसके बाद भी डिमांड किया जाता है कि पोल के थ्रू इलेक्शन किया जाए चेयरमैन का, तो ये तुरंत किया जाए, और जो चेयरमैन इलेक्ट होगा शो ऑफ हैंड से वो भी इसमें अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। इफ सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज चेयरमैन एज अ रिजल्ट ऑफ पोल, यानी कि अगर पोल के रिजल्ट के द्वारा कोई और पर्सन एज अ चेयरमैन निकल करके आता है तो उसी को चेयरमैन रखा जाएगा बाकी पूरी मीटिंग के लिए। अब जो चेयरमैन होता है ओरिजिनल मीटिंग का, वो क्या होगा, चेयरमैन होगा शेल बी चेयरमैन ऑफ अर्जेंट मीटिंग ऑल्सो, तो अर्जेंट मीटिंग के लिए भी वही चेयरमैन माना जाएगा अनलेस उसे वैलिड तरीके से हटाया ना जाए। जो चेयरमैन होता है किसी मीटिंग का वो अपॉइंट कर सकता है वो अपॉइंट किया जा सकता है कंपनी लॉ बोर्ड के या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा, जहाँ पर कि शेयर होल्डर्स के बीच में बहुत डिफरेंसेस हो, या फिर एक पीसफुल मीटिंग इन्हें कंडक्ट हो पा रही है शेयर होल्डर्स की, जहाँ पे वो इलेक्ट कर सके अपने चेयरमैन को। आगे देखिए, पार्ट्स क्या होती है चेयरमैन की। सबसे पहली पार्ट क्या है चेयरमैन की, ये प्राइमा फेसी अथॉरिटी है उसकी, डिसाइड करे सारे क्वेश्चंस जो कि अराइज हो सकते हैं मीटिंग में।
देखिए, जो मिनट बुक में एंट्री की जाएगी चेयरमैन के डिसीजन की, वो इस बात का एविडेंस होगी कि मीटिंग में डिसीजन लिया गया है, ठीक है। वो डिसीजन का एविडेंस होगी। जो चेयरमैन है उसका राइट है कि वो डिसाइड करे कि प्रायोरिटी अमंग स्पीकर्स, कौन पहले बोलेगा, डिमांड करे पोल को, ठीक है। इन केस एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, उसके पास कास्टिंग वोट भी होता है, या फिर वो किसी अनरूली मेंबर को एक्सपेल करे, ठीक है, या फिर वो विद मेजोरिटी की सपोर्ट से अप्लाई कर दे किसी डिसीजन के क्लोजर के लिए, ठीक है, जिसके लिए रीजनेबली डिबेट किया गया है। वो एडजर्न कर सकता है मीटिंग को जब ये इम्पॉसिबल हो जाए कि किसी रीज़न से मीटिंग को कंडक्ट किया जाना, ठीक है। आगे देखिए, कास्टिंग वोट, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं वो एक एडिशनल वोट प्रोवाइड करते हैं कंपनी के चेयरमैन को, ठीक है, ओवर एंड अबव हिज ऑर्डिनरी वोट, ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए वो 2 वोट कर सकता है, एक तो एज अ ऑर्डिनरी मेंबर और उसके अलावा एज अ चेयरमैन। तो इन द केस ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है, सपोज कीजिए कि जो फेवर में है वो भी 50 वोट्स है और जो अगेंस्ट में है वो भी 50 वोट्स है, तो इस केस में जो चेयरमैन है वो यूज़ कर सकता है कास्टिंग वोट को, डिसाइड कर सकता है मैटर इन वन और अदर, ओके। आगे देखिए, जो ड्यूटीज़ है चेयरमैन की, अभी तक हमने पार्ट्स पढ़ ली, कास्टिंग वोट पर समझ लिया, आप ड्यूटीज़ के डिस्कस करते हैं। जो चेयरमैन है वो पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखे कि प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन हो मीटिंग के अंदर, जो प्रोसीडिंग्स है वो प्रॉपर मैनर में कंडक्ट हो, दैट प्रॉपर अथॉरिटी दी जाए मेंबर्स को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की, जो उनकी वोटिंग है वो फेयर हो, और जो उनकी प्रोसीडिंग्स है मीटिंग की वो प्रॉपरली और करेक्टली मिनट बुक्स में रिकॉर्ड की जाए। जो चेयरमैन है वो बोनाफाइड एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट एबिलिटी एंड जजमेंट विदाउट एनी प्रीजुडाइजेस। आगे देखिए, जो ही शुड सी दैट द मीटिंग इज कन्वेंट एंड प्रॉपरली हेल्ड। चलिए अब डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट हमारे प्रोसीजर का, वोटिंग एट जनरल मीटिंग। देखिए, ये पैराग्राफ मैं आपको क्रक्स में समझाती हूँ। यहाँ पे समझिए कि जनरल मीटिंग के अंदर क्या होते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, किस पर, रेजोल्यूशंस, यानी कि जो प्रपोजल्स पास किए जाते हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो इनके अंदर अमेंडमेंट्स भी पास ऑन करते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ ऐड करी जाए इसके रेजोल्यूशन में, कौन सी चीज़ वहाँ से रिमूव करी जाए। और फिर क्या होता है, बाद में डिस्कशन होता है और उसके बाद वोटिंग होती है। देखिए, वोटिंग डायरेक्टर्स भी करेंगे और शेयर होल्डर्स भी करेंगे। अब इस बात को समझिएगा कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की वोटिंग कन्फ्लिक्टेड हो सकती है कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, ओके। ये हमने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया। चलिए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वोटिंग का राइट किसको है, जिनका नाम एज अ मेंबर हमारे पास एनरोल्ड है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। ओनली दोज पर्सनस आर एंटाइटल टू वोट एट दी जनरल मीटिंग। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझते हैं, तीसरा, कि अगर यहाँ पे ओरिजिनल मीटिंग एडजर्न हो गई किसी रीज़न से, ठीक है, और इसके बीच में गैप के बीच में, ओरिजिनल मीटिंग से और एडजर्न मीटिंग के जो गैप है इसके बीच में अगर कोई मेंबर एज अ मेंबर एनरोल होता है हमारी कंपनी के साथ साथ, तो उसको भी वोटिंग का राइट मिलेगा। और आगे देखिए कि अगर किसी मेंबर ने बाय शो ऑफ हैंड्स वोट नहीं कर पाया तो बाय पोल वो अपना वोट सबमिट कर सकता है, ओके। लास्ट पॉइंट जो हमारे इस पैरा में रहता है कि कौन से लोगों एंटाइटल नहीं है कि वो वोट कर सके, शेयर वारंट होल्डर्स को, किसी डिसीज मेंबर के एग्जीक्यूटर को, या फिर जो रिसीवर है किसी इंसॉल्वेंट मेंबर का, इन सबको एंटाइटल नहीं है कि वो वोट कर सके। आगे समझते हैं, जो कंपनी है वो प्रोहिबिट नहीं कर सकती है किसी मेंबर को उसके वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने से, किस ग्राउंड पे, कि ही उसने अपने शेयर्स को या कंपनी के साथ अपना इंटरेस्ट एक स्पेसिफाइड पीरियड तक नहीं रखा मीटिंग से पहले, या फिर किसी और ग्राउंड पर भी। हाउएवर जो आर्टिकल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक मेंबर को नोट टू बी एंटाइटल टू एक्सरसाइज एनी वोटिंग राइट्स किसी अदर रिस्पेक्ट में शेयर्स के साथ, कि सपोज कीजिए उसने कॉल मनी पे नहीं कराए कुछ शेयर्स पे, या फिर कंपनी के पास उसके शेयर्स पे लेन है, तो इस केस में वो मेंबर को अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और आगे ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उन्हीं रेजोल्यूशंस को वोट कर सकते हैं जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करती है, या फिर अगर एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स तक उनको अपने डिविडेंड एरियर नहीं मिले हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 तरीके होते हैं वोटिंग के, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स और वोटिंग बाय पोल। इसको हम क्रक्स में यहाँ पे समझते हैं। देखिए, शो ऑफ हैंड्स के केस में ईच मेंबर हैव 1 वोट, एक वोट होगा। यहाँ पे मेंबर के जो वोट होंगे वो उसके वोटिंग राइट्स के अकॉर्डिंग होंगे। सपोज कीजिए वो 1/10 होल्ड करता है अपने कंपनी की टोटल वोटिंग राइट्स का, तो उसके पार क्या है वोटिंग की 1/10।
शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सीज को अलाउड नहीं होता है कि वो अपना शो ऑफ हैंड करके वोट करें, लेकिन पोल के केस में प्रॉक्सीज को वोटिंग अलाउड होती है। यहाँ पे उनका नंबर काउंट नहीं करा जाता है, यहाँ पे मेजॉरिटी देखी जाती है। अगर ज़्यादा हैंड्स रेज किए गए हैं तो वो मेजॉरिटी काउंट हो जाएगा। यहाँ पे काउंट किए जाते हैं फेवर और अगेंस्ट के वोट। जो डिसीजन होता है वोटिंग का शो ऑफ हैंड से वो कैंसिल हो जाता है अगर पोल डिमांड किया जाए, और जो डिसीजन वोटिंग का पोल से लिया जाता है वो कभी भी कैंसिल नहीं होता। कुछ पॉइंट्स जो हमारे इससे रह जाते हैं वो देखिए। जो पोल है वो डिमांड किया जा सकता है ईदर और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग, ठीक है, उसके पहले या रिजल्ट के पहले या बाद में हम डिमांड कर सकते हैं पोल। अब जो पोल है वो डिमांड करा जाएगा कैसे, या तो चेयरमैन डिमांड कर सकता है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है उसका कोई ऐसा मेंबर जिसके पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर है, या फिर उसके पास 5 लाख तक की शेयर कैपिटल है। और सी केस है कि अगर बाकी किसी कंपनी के केस में वो मेंबर्स जिनके पास 1/10 की वोटिंग पावर या फिर उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर अवेलेबल है। आगे देखिए, जो डिमांड है पोल की वो विड्रॉ करी जा सकती है एट एनी टाइम बाय द पर्सन और पर्सन्स हु मेड द डिमांड। अब जो पोल है वो प्रोविजंस के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा। जो पोल में रिजोल्यूशन लिया गया है, अगर मीटिंग के एडजर्नमेंट का या फिर चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का, तो इनको इमीडिएटली किया जाएगा, यानी कि इस केस में पोल जो है इमीडिएटली प्रोसेस किया जाएगा। जो चेयरमैन है बाकी केसेस में वो पोल को किसी भी सूटेबल टाइम पे कर सकता है, लेकिन 48 आवर्स से देर टाइम एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। 48 आवर्स के विदिन उसको पोल करना पड़ेगा। और अगर पोल कंप्लीट नहीं होता है सेम डे पे तो अगले दिन ये कंटिन्यू हो सकता है, और जो चेयरमैन है वो एंटाइटल नहीं होगा कि वो पोल को क्लोज कर दे। आगे देखिए, जब एक से ज़्यादा रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे तो हर रेजोल्यूशन के लिए सेपरेट पोल होगा। और जो चेयरमैन है मीटिंग के अंदर उसके पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है मैनर जिसके अंदर पोल किया जाएगा। ये नेसेसरली नहीं है कि पोल बैलेट के थ्रू ही हो, ये शो ऑफ हैंड्स के थ्रू भी हो सकता है। यानी कि बाकी सब ने शो ऑफ हैंड से ये एक्सप्रेस करा कि हम पोल कंडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी एक जो सीक्रेट बैलेट होता है वो उस सीक्रेट बैलेट के थ्रू पोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वोटिंग बाय पोल में क्या होता है, मेंबर्स जो है वो वोट करते हैं अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लेकिन अगर सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा तो वहाँ पे क्या प्रोविज़न है कि पॉसिबल है ईच मेंबर एक ही वोट कर सकता है। तो ये दोनों बातें आपस में क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी। और जो चेयरमैन है वो अपॉइंट करेगा नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि उसको नेसेसरी लगेंगे कि वो पोल की प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करे और उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करे।